यू सर, थैंक यू। वेलकम। तो जैसे कि मैं बातें शेयर कर रहा था आप लोगों से कि कॉन्टिन्यूसली मीटिंग चल रहा है और कॉन्टिन्यू आरएचआई ट्रेनिंग के ऊपर में फोकस दे रहा है। और आरएचआई का ये मिशन है, ये विजन भी है कि हमारे साथ में एसोसिएट होने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे अपर फैमिली से बिलोंग करता हो या लोअर फैमिली से बिलोंग करता हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, कोई भी कैटेगरीज का हो, प्रत्येक में हमारे साथ में एसोसिएट है तो सभी लोग कामयाब बने। और मुझे पता है कि हर फील्ड में ना कामयाब बना जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ दो चीज चाहिए। फर्स्ट, ऑथेंटिक प्रॉपर एजुकेशन चाहिए, और दूसरा, अगर एक एग्जाम्पल मिल जाए। और एजुकेशन का मेरे भाई कोई कमी नहीं है। पर डे आपके ट्रेनिंग सेंटर में XYZ ट्रेनिंग चल रहा है। पर डे आपका कोई ना कोई अप्लाई, चाहे एमरोल्ड हो, रूबी हो, डायमंड हो, इवनिंग के टाइम में आपके रूम में विजिट करते हैं। एजुकेशन प्रॉपर तरीके से दिया जा रहा है। और आरएचआई का टक्कर आज के डेट में कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है नहीं है जो एजुकेशन में टक्कर ले ले। अभी दूसरा बात है एग्जाम्पल। क्या आपके सामने में एग्जाम्पल नहीं है? क्या आपके फ्रेंचाइजी में कोई स्टार नहीं है, कोई सिल्वर नहीं है, क्या गोल्ड नहीं है? प्रत्येक लेवल का लोग काम कर रहा है। आज आप लोग पर डे बैक टू बैक जो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, कोई सफायर्स का है, कोई क्राउन का है, कोई एम्बेसडर का है, कोई यूसी का है, कोई आरएचआई ब्रांड एम्बेसडर का है। लेकिन बिलीव मी, जब हम लोगों ने काम शुरू किए थे, एक डायमंड से मिलने के लिए 2 महीना इंतजार करना पड़ता था। एक सफायर से मिलने के लिए 3-3 महीना, 4-4 महीना इंतजार करना पड़ता था कि सफायर सर होता क्या है, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, वो चलता कैसा है, उनका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, वो बोलता कैसा है। और उन्हें देखने के लिए ना हम लोग इंतजार करते थे। आज एग्जाम्पल का कमी नहीं है। आरएचआई में इतना रूबी है, काउंट करने बैठ जाएंगे तो आप थक जाएंगे। आरएचआई में रूबी, डायमंड, सफायर्स, क्राउन, एम्बेसडर, प्रत्येक लेवल का ऑलरेडी लोग काम कर रहा है। यहाँ पे एक भी एग्जाम्पल का कमी नहीं है। और एग्जाम्पल हमें मोटिवेट करता है और एजुकेशन हमें डायरेक्शन देता है। अगर दो चीज आप अपने अंदर में लेके आ सकते हैं तो बिलीव मी, इस इंडस्ट्री में आपको कामयाब बनने से कोई भी माइकला रोक नहीं सकता है। एक सेकंड के लिए बस थोड़ा फील कीजिए। जब आरएचआई का उम्र 1 दिन का बच्चा था, आरएचआई में 3-4 चुनिंदा लोग बैठ के प्लानिंग कर रहे थे कि चलिए ऐसे प्लेटफॉर्म का निर्माता करते हैं, ऐसे एक प्लेटफॉर्म का निर्माण करते हैं कि जहां पे हर प्रकार का लोग आके कामयाब बन पाए। उस टाइम में कोई एमरोल्ड नहीं था, उस टाइम में कोई सफायर्स नहीं था, उस टाइम में कोई क्राउन नहीं था। तो मेरा क्वेश्चन आपसे है, उस टाइम में जो लोग ये काम स्टार्ट किए थे, किसको देख के मोटिवेट हुआ था, किसको देख के इंस्पायर हुआ था? कहां से मोटिवेशन आया, कहां से इंस्पिरेशन आया? आज हम अगर कोई डायमंड को देखते हैं, सफायर को देखते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। किसी का कार देखते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, अगर ये किया है तो हम भी बन सकते हैं। लेकिन जब 1 दिन का बच्चा था आरएचआई, उस टाइम में कोई एग्जाम्पल नहीं था। सिर्फ ओनली एक चीज था, वो बिजनेस प्लान था, वो रूट प्लान था, वो मिशन था, वो विजन था, और जिसको देख के काम किया। और आरएचआई आज के डेट में हिंदुस्तान के ऑलमोस्ट सभी स्टेट में पहुंचने वाले हैं, मल्टीपल स्टेट में काम कर रहा है। आज आरएचआई का सैकड़ों फ्रेंचाइजी काम कर रहा है। आज आरएचआई बंगाल में, बिहार में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, नॉर्थ ईस्ट में, हर जगह में अपना परचम फैला चुका है। आज आरएचआई कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। आज आरएचआई कॉर्पोरेट लेवल का कंपनी है। आज आरएचआई के पास में एग्जाम्पल का कमी नहीं है। आज आरएचआई में लाखों लोग, कमाने वाले लोग लाइन से पड़ा हुआ है, एग्जाम्पल भर भर के हैं। अभी तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है, क्या आप आरएचआई में मेहनत करने के लिए तैयार हैं? क्या आप आरएचआई में सीखने के लिए तैयार हैं? एक सेकंड। सॉरी दोस्तों, सर कभी खोला है सर पर। चलिए, मेरा बात एग्जाम्पल में चल रहा था। अपना थोड़ा बैकग्राउंड शेयर करते हैं हम।
जैसे कि ऑलरेडी बताया, मेरा नाम मोहम्मद नाजिम है और मैं बेसिकली वेस्ट बंगाल का ही रहने वाला हूँ। और लगभग इस इंडस्ट्री में आरएचआई में काम करते हुए काफ़ी समय हो गया है मेरा। और जैसे इस इंडस्ट्री को आपको जानने और समझने का मौका किसी नियर और डियर के माध्यम से मिला, एज इट इज़ दोस्तों, आज से कुछ साल पहले इस आरएचआई को जानने और समझने का मौका मुझे अपने बंगाल में नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर में मिला था। और मैं और थोड़ा सा बैकग्राउंड में आऊँ तो मैं कोई करोड़पति परिवार का बच्चा हूँ नहीं, मैं भी एक मिडिल क्लास परिवार का बच्चा हूँ। और जिस परिवार में मेरे परिवार को चलाने के लिए टोटल जो परिवार का इनकम था डिपेंड था मेरे फादर के ऊपर में। मेरे परिवार में 5 मेंबर हैं और जिनका दवाई का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, खाने का खर्चा, त्योहार में कपड़े का खर्चा टोटली मेरा फादर अकेले बेयर करते थे। और मेरा फादर एक सोनार थे, ज्वेलरी का मेरे फादर का अपना दुकान था कोलकाता खिदिरपुर में। और उसी के ऊपर बेस करके हमारे एंटायर परिवार चल रहा था। और मैं अपने अगर परिवार का थोड़ा बात शेयर करूं, मेरे फादर ज़्यादा एजुकेटेड है नहीं, उस टाइम में ओनली क्लास 2 तक पढ़े लिखे हैं। लेकिन मेरे मम्मी उस टाइम का मैट्रिक क्वालिफाइड है। तो मेरे मम्मी एजुकेशन को लेके बहुत कॉन्शियस था, पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते थे कि हम अपने बच्चे को आगे पढ़ाएंगे और अपने बच्चे को बहुत आगे लेके जाएंगे और बहुत दूर तक पढ़ाएंगे। और इवन ये सारा सपना हम सभी का भी था मेरे परिवार में कि हम लोग आगे बहुत दूर तक पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई करके अपने आप को स्टैब्लिश करेंगे। लेकिन कहते हैं वक्त किसी के परिवार में कब खराब आ जाए बोलना बहुत मुश्किल है। उस टाइम में मेरे फादर का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बढ़िया था, मेरे फादर का ज्वेलरी का दुकान से बहुत बढ़िया इनकम था। लेकिन एक समय ऐसे आ गया कि मेरे फादर का ज्वेलरी का शॉप जो दुकान था वो धीरे धीरे ऐसे डाउन होते होते एक टाइम लास्ट में ऐसा आ गया कि मेरे फादर को मजबूरी में अपने ज्वेलरी का दुकान को दोस्तों सेल करना पड़ा, बेचना पड़ा। और मेरे फादर खिदिरपुर से दुकान को बेचने के बाद में अपने घर में चले आए थे और ये सोचे थे चलिए अपने गांव में ही एक किराने का दुकान खोलेंगे और परिवार को आगे चलाएंगे। लेकिन मेरे फादर जब अपनी दुकान को बेच के घर चले आए और हमारे पारिवारिक परिस्थिति डाउन हो गया, उस टाइम में समझ में आया अपना कौन है और पराया कौन है। जो एक टाइम में अपने थे वो भी धीरे धीरे दूर होना शुरू हुआ। इवन अपने ब्लड रिलेशन के लोगों के साथ में जमीन को लेके बड़े सारे लफड़ा होना शुरू हुआ। और मेरे फादर अपने दुकान को बेच के जो पैसा लेके आए थे ऑलमोस्ट वो सारा पैसा उनमें खर्चा हो गया। एक टाइम मेरे फादर अपने दुकान के मालिक थे, अपने दुकान में 2 से 3 कारीगर काम करते थे। लेकिन परिवार में ऐसा मोमेंट आ गया कि मेरे फादर अपने दुकान को बेच के मालिक वाला जिंदगी को त्याग करके कोलकाता बोरो बाजार में ही किसी दूसरे का सोने के दुकान में एज ए एम्प्लॉय यानी कि नौकरी कर रहे थे, जहाँ पे मेरे फादर का इनकम था 9 से 10,000 रुपया महीने का ऑन एवरेज इनकम था। और धीरे धीरे ऐसा परिवार चल रहा था और धीरे धीरे परिस्थिति समझ में आ रहा था, क्योंकि जो घर का बच्चा होता है ना मेरे भाई, वो हर चीज से वाकिफ है कि खाना कहाँ से आ रहा है, राशन का कर्जा कितना हो गया है, इलेक्ट्रिक का बिल कैसे जा रहा है, या बंधन में छोटा मोटा जो लोन लेके रखे हैं लोन का पैसा कहाँ से भर रहा है। ये सारे चीज देखते देखते हम लोग भी एक टाइम में परेशान हो गए और लगा कि पढ़ाई को चलो क्वाइट करते हैं और कोई दूसरा काम करते हैं। और मैं भी ये सोच लिया था, मेरे फादर जो सोनार थे हम भी सोने का काम सीखेंगे, महाराष्ट्र में चले जाएंगे अपने मामा के पास में। लेकिन कहते हैं कि कुदरत के मर्जी के आगे इंसान का मर्जी कुछ भी नहीं है। क्या आप सभी लोग ऊपर वाले को ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं, किसी भी फॉर्म में हो, अल्लाह हो या भगवान हो, मानते हैं ना आप लोग कि कोई ना कोई है जो इस दुनिया को चला रहा है, जिनके मर्जी से दुनिया रोटेट हो रहा है, सूरज आ रहा है, चांद आ रहा है, दिन हो रहा है, रात हो रहा है, हवा चल रहा है। मैं भी बिलीव करता हूँ कोई ना कोई असली शक्ति है और जिनके वजह से पूरा दुनिया चल रहा है। एक सेकंड के लिए सोचिए, अगर कुदरत की मर्जी के अलावा हवा नहीं चलता है, आप और हम आरएचआई में कैसे आगे? क्या आपके गांव में, मेरे गांव में बड़े सारे लड़का नहीं था?
मेरे गांव में बड़े सारे क्वालिफाइड लड़का था, एजुकेटेड लड़का था, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम आरएचआई में आए हैं तो यहाँ पे मेरा स्पॉन्सर अप्रोच किया अलग बात है, लेकिन यहाँ पे मर्जी 100% कुदरत का था। हमें याद है जब हम क्लास 8-9 में पढ़ते थे ना, तब रास्ते में चलते चलते कभी मन मन में सोचते थे साला एक बड़ा सा पैसे का बैग मिल जाएगा ना, मजा आ जाएगा, रातों रात अमीर बन जाएंगे। पता है रियलिटी नहीं है, कल्पना है। रियलिटी क्या पता है? अभी आप लोग अगर फोन पे इस्तेमाल करते हैं या गूगल पे इस्तेमाल करते हैं, अपना फोन पे ओपन करने के बाद में राइट साइड में ऑप्शन आएगा चेक बैलेंस का, वहां पे क्लिक करेंगे तो 4 या 6 डिजिट का बोलेगा पासवर्ड डालिए। आपके अकाउंट में जो भी बैलेंस फ्लक्चुएट करेगा, चाहे 2 करोड़ 5 करोड़ का है, वो आज के डेट में आपका रियलिटी है। और इस इंडस्ट्री में मुझे आने का मौका मिला था एक अनजान दोस्त के माध्यम से, जिसे आप अपने लैंग्वेज में फ्रेश मार्केट कहते हैं। और मेरे घर था आपका हुगली डिस्ट्रिक्ट में, और उस लड़के का घर था मिदनापुर में, वेस्ट बंगाल के अंदर में एक डिस्ट्रिक्ट आता है, वहां पे उनका घर था। फोन कॉल में मेरे साथ में ज्यादा बात नहीं हुआ क्योंकि मैं जानता नहीं था। वो लड़का मेरे फादर का दोस्त का लड़का था। मेरे फादर को कन्विंस किया, मेरे मम्मी को बढ़िया से कन्विंस किया, बहुत मोटिवेट किया मेरे मम्मी को। मेरे मम्मी को बोला कि मैं आपका दूसरा बेटा हूँ माँ, आप अपने बेटे को मेरे पास में भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से रहेंगे और दोनों भाई कमाएंगे। मुझे बस इतना ही बोला कि नाजिम तुम्हारा सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आना है, काम बहुत बढ़िया है, ट्रेडिंग कंपनी है, मल्टीपल प्रोडक्ट पे काम करता है, यहाँ पे तुम्हारा 1 से 2 महीने का ट्रेनिंग चलेगा। अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ट्रेनिंग के बाद में ऑन एवरेज महीने का तुम 10 से 12 हजार कमा लोगे। और बिलीव मी, जब वो लड़का मुझे बोला कि 10 से 12 हजार कमा लोगे, मैं मन में इतना मोटिवेट हो गया। मैं सोच रहा था एज ए स्टूडेंट, यार मेरे लिए 10,000 रुपया बहुत बड़ा पैसा था। मैं अपने डॉक्यूमेंट शेयर किया, मेरे पास में कॉल आया, डेट आया, बोला आपको 19 तारीख को उत्तर प्रदेश मुगल सराय में आना पड़ेगा। अभी उनका नाम चेंज हो गया है, दीनदयाल उपाध्याय नाम हो चुका है। मुझे याद है मैं अपने फादर के साथ में फर्स्ट टाइम ट्रेन में जर्नी करके अपने बंगाल को छोड़ के, झारखंड को क्रॉस करके, बिहार को छोड़ के, पहली बार अपने जिंदगी में 18 घंटा जर्नी करके मैं उत्तर प्रदेश चला गया था। मैं अपने फादर के साथ में स्टेशन में गया, मेरा प्लान आया, मुझे रिसीव किया, रूम में लेके गया, नाश्ता किए, मुझे ऑफिस में लेके गया। ऑफिस में देखा बड़े सारे लोग थे, मेरा प्लान बोला इस साइड में आओ, फॉर्म लेके आओ। और मैं अपना सिग्नेचर नहीं कर पा रहा था, फॉर्म में मेरा हाथ शेक हो रहा था। मेरा प्लान, मेरा फॉर्म फिलअप कर दिया। बस मैं ऊपर वाले से मन मन में एक ही दुआ कर रहा था। मुझे पता नहीं आप जब फर्स्ट टाइम ऑफिस में आए होंगे, आप क्या देख के मोटिवेट हुए होंगे, या क्या चीज आपको ऐसा लगा यार मेरा यहाँ पे सिलेक्शन होना चाहिए। लेकिन मैं अपने बारे में शेयर करता हूँ मुझे क्या देख के समझ में आया था। और सबसे पहली बात है, एज ए बंगाली मुझे हिंदी समझ में आता था, लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता था, बोल नहीं पाता था। हिंदी मेरा बहुत टूटा फूटा हिंदी था। लेकिन मैं एक बात से बहुत मोटिवेट हुआ, मैं बस ऊपर वाले को मन मन में बोल रहा था कि अल्लाह मेरा यहाँ पे सिलेक्शन करवा दीजिए। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा जितने भी सारे लोग यहाँ पे ऑफिस में थे ना, सभी लोग यहाँ पे एकदम फॉर्मल ड्रेस में, वेस्ट कोट में, ब्लेजर में, टाई में थे। बस मैं मन मन में सोच रहा था अगर मेरा एक बार यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो साला कम से कम जिंदगी में एक बार टाई को पहनने का मौका मिलेगा। मैं चाह रहा था ऐसा कोई काम मिले कि जहाँ पे ना हाथ गंदा करे, ना शरीर गंदा करे, ना पैर गंदा करे, एकदम प्रोफेशनल तरीके से बढ़िया से पैसा कमाए। मेरा वेरिफिकेशन हुआ, सिलेक्शन हुआ, मैं रूम में आया, इवनिंग का 6 बज रहा था, स्टेशन में छोड़ के आया प्लान के साथ में। अब दोस्तों मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट होना शुरू हो गया। मेरा ट्रेनिंग हुआ, साइकोलॉजी हुआ, एसबीबी मेरा ट्रेनिंग हुआ। मैं जब राइट स्टेप क्लास में गया बहुत मोटिवेट हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगा। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, इन्वेस्टर, बिजनेस, ये सारे बात समझा रहा था। क्योंकि मुझे याद है मैं जब स्कूल में था, कॉलेज में था, टीचर एक ही बात बोलते थे, बढ़िया नंबर लेके आना है तब जाके आगे सिलेक्शन हो पाएगा। लेकिन कभी कोई टीचर ये नहीं बोला कि इनकम भी इतने प्रकार का था। और जब मैं घर में था मुझे एक बात पता था कि मेहनत करेंगे पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन जब आरएचआई में आया तब एक बात मुझे नया सीखने को मिला कि इनकम भी 2 प्रकार का है,
एक लीनियर है और एक लेवरेज इनकम है, एक राम है और एक बजाज है। आगे फिर मेरा और ट्रेडिंग हुआ, एसओ क्लास हुआ, लॉ ऑफ एवरेज क्लास हुआ, लगभग समथिंग 6 से 8 दिन हो रहा था। मेरा ऑलमोस्ट काफी सारा ट्रेनिंग हो गया। मैं मन मन में बहुत मोटिवेट था, बहुत अच्छा लग रहा था, मजा आ रहा था क्लास लेके, क्योंकि नया नया क्लास में जाते थे, नया नया चीजें सीखते थे, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन एक बात से कंफ्यूज थे कि अगर आगे बढ़ने के लिए सर करना क्या पड़ेगा, स्टार बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, डायमंड बनने के लिए करना क्या पड़ेगा। बस मैं अपने प्लान को बोल रहा था, मुझे जल्दी से बता दे करना क्या पड़ेगा, और जो बोलोगे वही कर देंगे। लेकिन यहाँ पे मुझे आरएचआई में डायमंड बनना है, एनी हाउ बनना है। मुझे याद है मेरा 8 से 10 दिन 12 दिन हो रहा था, और एक हमने डायमंड सर के मीटिंग में गए थे, और डायमंड सर उस टाइम में बिहार से थे, और अपने बारे में बड़े सारे बातें शेयर किया, अपने लाइफ स्टोरी बताया, अपने फैमिली बैकग्राउंड बताया। मैं उनके साथ में अपने आप को रिलेट कर रहा था, इनका जैसा लाइफ स्टोरी है, स्ट्रगल स्टोरी है, अगर ये बना है तो नाजिम तुम भी बन सकते हो। जब मीटिंग खत्म ही होने वाला था, तब डायमंड सर ने लास्ट में बताया, आज इस आरएचआई के अंदर में मैं डायमंड लेवल पे काम कर रहा हूँ और 9 महीने में डायमंड बना हूँ। और लास्ट में जब बोला कि मैं ज्यादा नहीं, क्लास 10 तक पढ़ा लिखा हूँ, और मेरा पिछले महीने का डायमंड लेवल का मेरा जो चेक है ना, मेरा पे आउट है, वो 1,01,000 का पे आउट। मैं पूरा मीटिंग में बहुत एक्साइटेड था, बहुत मोटिवेट था, लेकिन एट द एंड जब जाके बोला कि मैं क्लास 10 तक पढ़े लिखे हूँ और 9 महीने में डायमंड बना हूँ, और मेरे डायमंड महीने का पे आउट जो है वो 1,01,000 का है। और तब मैं मन मन में सोच रहा था, साला लगता है दुनिया का सबसे बड़ा बड़ा झूठ बोलने वाला जो लोग है ना, वो इस कंपनी में काम करता होगा। यार 1,01,000 इट्स नॉट ए जोक। 1,01,000 कम पैसा नहीं होता है यार। कोलकाता में सेक्टर 5 सॉल्टलेक में बड़े बड़े एमएनसीज कंपनी है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट लेवल का कंपनी है, जहाँ पे बड़े सारे मैनेजर्स को अपने सैलरी 60 से 70,000 80,000 में लेके जाने के लिए 5-5 साल पापड़ बेलना पड़ता है, उन्हें मल्टीपल डिग्रीज लेना पड़ता है। अगर 20,000 का नौकरी है, इंटरव्यू फेस करता है, एचआर कम से कम 4 राउंड में इंटरव्यू लेता है। और मैं रिलेट कर रहा था, मेरा खुद का मासी का लड़का 3 साल ग्रेजुएशन किया, 2 साल एमए और 2 साल बीएड किया है, और 7 साल पढ़ने के बावजूद में भी आज के डेट में 30,000 का नौकरी नहीं मिला है, और ये बोलता है कि मैं डायमंड हूं, वो भी क्लास 10 तक पढ़ के, और 9 महीने में डायमंड बन गया, और महीने का चेक 1,01,000 का है। जितना भी मोटिवेशन था ना, टोटली ऑलमोस्ट खत्म हो गया। मुझे लगा पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। वाकई में आज हम लोग आरएचआई में काम कर रहे हैं, 1 लाख 2 लाख 4 लाख 8 लाख का पे आउट को हमारा सोच इतना बड़ा हो गया है कि सारा 5 रुपए का कॉइन जैसा लगना शुरू हो जाता है। और सोचते भी ऐसा है कि बस 1 लाख का पे आउट है, बस 2 लाख का पे आउट है, लेकिन बाहर में ना लाखों लोगों का सपना होगा कि हमें जिंदगी में 50,000 कमाना है, जिंदगी में 40,000 कमाना है। फिर मैं रूम में आया, बड़े सारे अप्लाइन आया, मुझे क्लोजिंग किया, मुझे बैठ के टीएमपी और डीएमपी के बारे में समझाया। तब मेरा माइंड थोड़ा ओपन होना शुरू हुआ कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है और इसका पोटेंशियल क्या है। मेरे अप्लाइन बैठ के, बढ़िया से बैठ के मुझे राम और बजाज का कहानी समझाया, मुझे लीनियर और लेवरेज के बारे में समझाया, और मुझे वाकई में समझ में आया कि आज के डेट में बड़ा पैसा वही कमा रहा है जो लेवरेज इनकम कर रहा है। चाहे काम का तरीका कोई भी हो, अगर इनकम का प्रोसेस उसका लेवरेज है तो 100% बड़ा पैसा कमा रहा है। और मुझे ये बात समझ में बहुत अच्छे से आया, अगर बड़ा पैसा कमाना है नाजिम, तो तुम्हें राम नहीं बजाज बनना पड़ेगा। मेरे फादर का उम्र आज के डेट में अप्रोक्स 55 साल प्लस है, 50 साल बहुत मेहनत किया है। जैसे आपका फादर ईमानदार है, मेरा भी फादर बहुत ईमानदार है। 50 साल अपने जिंदगी बाहर में दे दिया,
बहुत परिश्रम किया है, बहुत एफर्ट डाला है, लेकिन घर के बाहर में 4 चक्का नहीं आया है, बड़ा घर नहीं बनाया था। क्यों? मेरे फादर 50 साल तक राम के तरीके से मेहनत किए थे। मेहनत तो किए थे, लेकिन डायरेक्शन गलत था। मुझे यहाँ पे समझ में आया, अगर बड़ा पैसा कमाना है तो बाबू तुमको राम नहीं बजाज बनना पड़ेगा। आइदर सेल योर टाइम और मल्टीप्लाई योर टाइम, या तो समय को बेच दो या समय को मल्टीप्लाई कर लो। कहते हैं अगर आप अपना सपना पूरा करने के लिए व्यापार नहीं कर सकते हैं तो कोई दूसरा शख्स अपना सपना पूरा करने के लिए आपको नौकर बना लेगा। नाउ चॉइस इज योर, कि अपने सपने के लिए काम करना है या आपको किसी दूसरे के सपने के लिए काम करना है। मुझे थोड़ा माइंड मेरा ओपन होना शुरू हुआ। फिर आगे मुझे नॉमिनेशन के बारे में बताया कि डायरेक्ट सेलिंग ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे ओनली नॉमिनी फैसिलिटी अवेलेबल है। ये सारी चीज देखने के बाद में धीरे धीरे मुझे लगा कि नाजिम वाकई में इस काम को किया जा सकता है, और मुझे फील हुआ यही एकमात्र रास्ता है स्पेशली मेरे लाइफ में बड़ा पैसा कमाने के लिए। यार मिडिल क्लास परिवार के बच्चे के पास में दो ही रास्ता है, या तो धंधा करेगा या तो साला नौकरी करेगा। और इतना टैलेंट और ब्रिलियंट थे नहीं जो IAS IPS SDO BDO DM बन जाए। और मेरे बाप के अकाउंट में 10-20 लाख रुपया था नहीं बैलेंस कि धंधा कर ले। डायरेक्ट सेलिंग गरीब के लिए वरदान है। अगर वाकई में आप चाहते हैं अपने परिवार से गरीबी को उखाड़ के फेंकना, एकमात्र आपके पास में रास्ता है वो RHI है। मुझे लगा वाकई में अगर यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे, यार बाहर में मेरे पास में विकल्प क्या है, ऑप्शन क्या है, क्या करेंगे? यार राम बनने वाला काम बाहर में एक नहीं 100 मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आज मैं RHI को क्वाइट कर दूं, छोड़ दूं, क्या मुझे बाहर में काम नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगा? मैं कोलकाता कोई भी कॉर्पोरेट ज्वाइनिंग करूंगा, आराम से 15, 16, 18 हजार का नौकरी अफोर्ड कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। यार साला कोई भी नौकरी नहीं मिलेगा, घर चले जाएंगे, राज मिस्त्री के साथ हेल्पर बन जाएंगे, 400 रुपया दिहाड़ी देता है, यानी कि महीने का 12,000 इनकम फिक्स है। और ये वैकेंसी 365 दिन खुला हुआ है। और ये मुझे पता है आपके पास में भी राम बनने के लिए एक नहीं 100 रास्ता है। आज जाएंगे, कल बन जाएंगे, 6 महीने बाद जाएंगे, फिर भी राम बन जाएंगे। बट माई क्वेश्चन इज टू यू, बजाज कहां पे बनेंगे? अपने समय को मल्टीप्लाई कहां पे करेंगे? यार बजाज बनना पड़ेगा, समय को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेवरेज के अंदर में क्या ताकत होता है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। आप सभी लोग ऑलमोस्ट जियो का सिम इस्तेमाल करते हैं। मुकेश अंबानी के डाउनलाइन कितने लोग हैं? डाउनलाइन बनने में साला कोई दिक्कत नहीं, अपलाइन बनने में डर लगता है। ऑलमोस्ट आप सभी लोग कोई ना कोई ऑपरेटर का सिम इस्तेमाल करते हैं, चाहे जियो हो, वोडाफोन हो, एयरटेल हो। याद है आपको 2016 में जियो आया था और आपको फ्री में सिम लिया था, और बहुत मोटिवेट होकर लाइन लगा फ्री में सिम लिए थे। पहले 3G था, जियो आया, 4G मिला, धड़ाधड़ यूट्यूब चल रहा है, डाउनलोड फास्ट हो गया है, लाइफ भी चेंज हो गया सभी का इंटरनेट के दुनिया में। जियो 6 महीना आपको फ्री में सिम दिया, मतलब 6 महीना आपको फ्री में दारू पिलाया, और आज उस लत को ऐसा लगा दिया, ऐसा आदत लगा दिया कि आज के डेट में रूम में साला आता रहे ना रहे चलेगा, मोबाइल में डाटा होना बहुत जरूरी है। 6 बजे अगर इंटरनेट खत्म हो जाए तो लगता है जीवन से ऑक्सीजन चला गया है। अगर यूपीआई में बैलेंस है तुरंत टॉपअप मार लेते हैं, अगर यूपीआई में बैलेंस नहीं है अपलाइन डाउनलाइन से, डाउनलाइन अपलाइन से बोलता है अगर हॉटस्पॉट ओपन करेगा। दुर्गापुर में 2 अपलाइन और डाउनलाइन हॉटस्पॉट ना देने के चक्कर में झगड़ा करके साला घर चला गया। सोचो डेटा का कैसा आदत लगा दिया। और आपके नॉलेज के लिए मैं शेयर कर दूं, आज के डेट में करंट टाइम में जियो का ऑलमोस्ट 60 करोड़ का कनेक्शन है। ऑन एवरेज अगर 200 रुपया रिचार्ज करें लोग, 60 करोड़ इंटू 200, दैट इज द पावर ऑफ लेवरेज। इससे लेवरेज। और आज और आप और हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमें भी अपना अंपायर बनाने का मौका मिला है, हमें भी अपने बड़ा लेवरेज क्रिएट करने का मौका मिला है।
तो इस मौके को छोड़ना नहीं। बड़े से प्लान समझाया, मोटिवेट किया, गाइडलाइंस किया, और मैं जब इस काम को करने के लिए पूरा एक्साइटेड था, जब मैं बहुत मोटिवेट था, मैं अपलाइन को बोल रहा था भाई दोनों मिलकर कामयाब बनेंगे। को बोल रहा था भाई दोनों मिलकर कामयाब बनेंगे। उस टाइम में मेरा प्लान बोला मेरा बहन का शादी है जो मुझे इनवाइट किया था, मैंने स्पॉन्सर, और बहन का शादी बोल के घर तुम्हारा फादर बड़ा गुस्से में है, और मुझे पता था कि बाप को क्लोजिंग करना बहुत मुश्किल है, लेकिन माँ का जो दिल है ना सॉफ्ट होता है, बहुत नरम होता है। माँ को क्लोजिंग करना बहुत आसान है। मैं अम्मी को समझाया कि माँ आपने मुझे 20 से 21 साल पाल पोस के बड़ा किए हैं, हमारे पीछे खर्चा किए हैं, और आपने मुझे यहाँ पे भेजा है, ज्यादा नहीं आप मुझे यहाँ पे 6 महीने का समय दीजिए, कुछ कर पाएंगे अच्छी बात है, नहीं तो बुलाएंगे तो मैं घर लौट के चला जाऊंगा 6 महीने बाद, जो भी बोलेंगे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस पापा को समझा लीजिए। मेरे मम्मी मेरे फादर को क्लोजिंग किया, समझाया, मेरे फादर मान गया, बोला ठीक है तुम्हें हम 6 महीने समय देंगे, उससे ज्यादा नहीं। फिर भी मेरे फादर 5 दिन 1 हफ्ता छोड़ के कॉल करके बोलता था कि अभी भी समय है, छोड़ के चले आओ और एक हाथ का काम सीख लो। लेकिन साइकोलॉजी कौन लिया, मैं या मेरा बाप? यार राइट स्टेप कौन लिया, मैं या मेरा फादर? यार एसओ कौन लिया, मैं या मेरा फादर? यार मीटिंग कौन लिया, मैं या मेरा फादर? राम और बजाज कौन समझा, मैं या मेरा फादर? नॉमिनी कौन समझा, मैं या मेरा फादर? अपलाइन का लाइफस्टाइल कौन देगा, मैं या मेरा फादर? क्या 10 मिनट में फोन में समझाना मुश्किल पॉसिबल था फादर को? मैं बस एक ही बात बोला, हमें 6 महीना समय दीजिए। 6 महीना समय लिया फादर से, और दूसरा बार अपलाइन से कोई बात नहीं किया। बस मन में सोच रहा था सर अगर सामने आता फोड़ देता, तो बुलाया था क्यों मुझे? अगर छोड़ के जाना था और चला भी गया तो मेरे फादर को डिस्टर्ब करना जाके, हमें तो शांति से काम करने दो। ये सारा मैटर क्लियर हुआ, फिर मैं काम करना स्टार्ट किया। बहुत मोटिवेट था कि मुझे स्टार्ट नहीं था, इस महीने में सिल्वर का प्रमोशन क्वालिफाई करना है। मैं काम करना शुरू किया, मेरे 2-3 दोस्त एक साथ में तैयार हो गया दोस्तों इस काम को करने के लिए। चलिए मैं थोड़ा अपना ये वाला ना पार्ट आपको शेयर करता हूँ। कहते हैं ना 2 तरीके से सीख सकते हैं, या दूसरे की गलती देख लो या खुद गलती करके सीख लो, नो आपका चॉइस है। तो एक पार्ट शेयर करते हैं। मैं काम करना स्टार्ट कर दिया, मेरा एक साथ में 2-3 दोस्त इस काम को करने के लिए बहुत एक्साइटेड हो गया। मेरे बात सुन के मैं फोन में कुछ नहीं बोला कि बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यार, कम से कम 1 साल पहले मिल जाता है और मजा आ जाता। दोस्त बोला क्या काम मिल गया सर, हमारा भी काम लगा दो। मैंने बोला ठीक है हम बात करके बताएंगे। और एक साथ में मेरा 3 दोस्त तैयार हो गया, और मैं उन सभी का डेट लगा दिया। 22 तारीख को 2 का लगाया और 23 तारीख को 1 का। लेकिन 3 लोग एक साथ में क्या काम किया, 21 तारीख को ट्रेन में बैठ गए, और 21 तारीख को 3 लोग एक साथ में आ रहा है, 2 लोग एक साथ और 1 अलग से आ रहा है। और 2 लोग जो एक साथ है उन्हें मैंने बताया था सिर्फ तुम्हारे लिए 2 ही वैकेंसी है, और जो 1 अकेला था उसको बताया था तुम्हारे लिए सिर्फ सिंगल ही वैकेंसी है। स्टेशन में आया, रिसीव किया, उनमें से जो अकेला सिंगल आ रहा था लड़का, वो थोड़ा ना ग्रेजुएट था और स्मार्ट भी था। वो लड़का स्टेशन में आके मुझे बोलते नाजिम तुमने बोला मेरे लिए 1 वैकेंसी है, तो इन 2 को फॉर्म कैसे मिला? अब मैं परेशान हो गया, सर क्या जवाब दे इसको। मैंने इसको समझाया, सर से बात करवा के इसका मैंने सेटिंग किया। मैं 3 लोगों को रूम में लेके आया, रूम में आके नाश्ता वगैरह किया। और जो पढ़े लिखे लड़का था ना, एक बार किचन में जा रहे हैं, एक बार दूसरे रूम में जा रहे हैं,
एक बार किसी का डायरी खोल के देख रहे क्या लिखा हुआ है। मैंने बोला आराम से बैठिए ना। उसको ऑफिस में लेके गए 3 लोग, 2 लोग बहुत मोटिवेट था, लेकिन जो पढ़े लिखे लड़का था ना वो डायरेक्ट मेरे पास में आया और मेरे हाथ पकड़ के बोलते स्टेशन में चलो, खाना खाने के लिए जाएंगे। हमने बोला साला खाना यहाँ पे मिलेगा, होटल यहाँ पे है, तुम स्टेशन में क्यों जाओगे? तो मुझे समझ में आया ये थोड़ा डिस्टर्ब। मेरा सीनियर अप्लाइन आया, बड़े सारे बातें समझाया, सिर्फ एक ही बात बोल रहा है हम बाद में आएंगे। और मुझे याद है दोस्तों, लगभग समथिंग 1 बज रहा था। मैं उसको स्टेशन में लेके गया और मैं स्टेशन में छोड़ने के लिए गया था। मुझे बिठा के कम से कम वो आधा घंटा समझाया और मुझसे उम्र में बड़ा था, मुझसे पढ़े लिखा था। मुझे बोला नाजिम तुम यार कहाँ फंस गए हो? ऐसा कंपनी बंगाल में कितना आया कितना चला गया और तुम ये सारा काम करने के लिए बंगाल छोड़ के यूपी आए हो। अभी भी समझिए, मेरे साथ में घर चलो। और कसम बता रहे, मुझे ना 1 सेकंड के लिए लग रहा था कि लगता है ये अलाउद्दीन सही बोल रहा है, ये यार गलत जगह फंस तो नहीं गया हूं। लास्ट में बोला कि नाजिम तुम टेंशन मत लो, मैं तुमको काम दिला दूंगा। तब मैं मन में सोचा साला तू अगर मुझे काम दिलाएगा तो बंगाल से उत्तर प्रदेश किसी आया था, तेरे पास मगर काम था। तब मैंने स्टेशन मैंने छोड़ दिया और मैं ऑफिस में आया। मेरा ऑलरेडी 2 दोस्त ऑफिस में था। वो मुझे पूछा कि अलाउद्दीन कहाँ गया। मैंने बोला अलाउद्दीन ज्यादा पढ़े लिखे लड़का है तो जिसके वजह से इनका ट्रांसफर ना इलाहाबाद में हो रहा है। बोला अच्छा ऐसा बात है। और ये 2 लोग वेरिफिकेशन में गया, इनका डॉक्यूमेंट्स में कुछ मिस्टेक था, इनको निकाल दिया। बोला इनका काम नहीं होगा, डॉक्यूमेंट ठीक होगा तभी काम हो पाएगा। ये लोग गुस्सा हो गया। शाम के 4 बज रहा था, ये लोग भी बोला कि हम लोग भी घर जाएंगे। और दोस्तों मुझे याद है शाम के लगभग 3:30-4 बज रहा था। मैं इन दोस्त को लेके गया स्टेशन में छोड़ने के लिए, लेकिन उस दिन यार नसीब इतना खराब था कि अलाउद्दीन को ट्रेन नहीं मिला था, वो बैठा हुआ था। और ये 2 लोग अलाउद्दीन को देख के बोलते अरे अलाउद्दीन तुम अभी तक इलाहाबाद नहीं गए हो। अलाउद्दीन आके बोलता है कि इलाहाबाद किस बात का? बोला नाजिम बोला कि तुम्हारा क्वालिफिकेशन बहुत बढ़िया है, तुम ज्यादा एजुकेटेड हो तो तुम्हारा ट्रांसफर इलाहाबाद में हो जा रहा है। अलाउद्दीन मुस्कुरा के बोला कोई इलाहाबाद में ट्रांसफर नहीं हो रहा है, नाजिम गलत जगह फंस गया है, मैं इसे समझाया हूँ, यहाँ से कुछ नहीं हो पाएगा। 3 लोग स्टेशन में बैठ के मेरा इतना मजाक उड़ाया और मुझे देख के इतना हंस रहा था, इतना गॉसिप कर रहा था। मुझे लग रहा था वाकई में यार मैं गलत जगह में आ गया हूँ और इस टाइप का काम हम नहीं करेंगे, हम भी कल घर चले जाएंगे। 3 लोग स्टेशन में छोड़ दिए, मैं इवनिंग में रूम में आ गया। मैं टोटली डिमोटिवेट था, मैं बस प्लानिंग कर रहा था यहाँ से निकलेंगे क्या बोल के। रात का लगभग मुझे याद है 1:30 से 2 बज गया था। मुझे नींद नहीं आ रहा था ये सोच के यार यहाँ से चले जाएंगे, घर में क्या बोलेंगे, क्या चेहरा दिखाएंगे, मैं माँ को क्या समझाऊंगा, मैं अपने दोस्त को क्या बोलूंगा यहाँ से जाके। नेक्स्ट डे क्लास में जाने का मूड नहीं था, लेकिन अपलाइन बोला क्लास जाओगे या तो बैग उठा के घर भाग जाओ, काम करके आसान नहीं कर रहे हो। इनका शादी बोल के घर गया, आज तक दोबारा लौट के नहीं आया। और घर जाने के बाद में ऐसा नहीं है चुपचाप रह गया, घर जाने के बाद में मेरा अपलाइन जो मुझे इनवाइट किया था, जिसको देख के मैं आया था, वो मेरे फादर्स के शॉप में जाते हैं और जाके बोलते हैं कि चाचा मैं फंस गया था, कंपनी अच्छा नहीं है, कुछ नहीं होगा, आप एक काम कीजिए नाजिम को बुला लीजिए। आप 1 सेकंड आप सोच के देखो, फील करो, मुझे जो बुलाया, मुझे मोटिवेट किया और यहाँ से घर जाता है और जाने के बाद मेरे बाप को बोलता है काम अच्छा नहीं है, बुला लीजिए। मैं बस मन में सोच रहा था साला का तू चला गया, मेरे बाप को उल्टा सीधा बोला तो मुझे क्यों बुलाया था? मुझे नहीं बुलाया था। मेरे फादर का मेरे पास में कॉल आता है कि नाजिम क्या कर रहे हो। मैंने बोला पापा मैं ट्रेनिंग से आया। मुझे बोलते हैं मुझे पता है क्या ट्रेनिंग करते हो, जल्दी से बैग पैक कर लो और आज इवनिंग में ट्रेन पकड़ के घर चले आओ, नहीं तो हम कल आ जाएंगे लेने के लिए। मैं पूछ रहा था क्या हुआ बताइए, वो ज्यादा बोलने के लिए जा रहे थे। मेरे फादर बोला था मैं तेरा बाप है, तू मेरा बाप है। और बाप को साथ में क्लोजिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं माँ को कॉल लगाया, अम्मी को कॉल लगा के बोला कि माँ क्या हो गया, फादर ऐसे बोल रहा है।
अम्मी बोला रुको हम बात करके बताते हैं। फिर अम्मी मुझे बैक कॉल किया, बताया कि तुम मुझे इनवाइट किया था महबूब, वो घर चला गया और जाके तुम्हारे फादर को उल्टा सीधा बोला है और तुम्हारा फादर पूरा गुस्से में है। और मुझे पता था कि बाप को क्लोजिंग करना बहुत मुश्किल है, लेकिन माँ का जो दिल है ना सॉफ्ट होता है, बहुत नरम होता है। माँ को क्लोजिंग करना बहुत आसान है। मैं अम्मी को समझाया कि माँ आपने मुझे 20 से 21 साल पाल पोस के बड़ा किए हैं, हमारे पीछे खर्चा किए हैं और आपने मुझे यहाँ पे भेजा है। ज्यादा नहीं, आप मुझे यहाँ पे 6 महीने का समय दीजिए, कुछ कर पाएंगे अच्छी बात है, नहीं तो बुलाएंगे तो मैं घर लौट के चला जाऊंगा 6 महीने बाद, जो भी बोलेंगे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप बस पापा को समझा लीजिए। मेरे मम्मी मेरे फादर को क्लोजिंग किया, समझाया, मेरे फादर मान गया, बोला ठीक है तुम्हें हम 6 महीना समय देंगे, उससे ज्यादा नहीं। फिर भी मेरे फादर 5 दिन 1 हफ्ता छोड़ के कॉल करके बोलता था कि अभी भी समय है, छोड़ के चले आओ और एक हाथ का काम सीखो। लेकिन साइकोलॉजी कौन लिया, मैं या मेरा बाप? यार राइट स्टेप कौन लिया, मैं या मेरा फादर? यार एसओ कौन लिया, मैं या मेरा फादर? यार मीटिंग कौन लिया, मैं या मेरा फादर? राम और बजट कौन समझा, मैं या मेरा फादर? नॉमिनी कौन समझा, मैं या मेरा फादर? अपलाइन का लाइफस्टाइल कौन देगा, मैं या मेरा फादर? क्या 10 मिनट में फोन में समझाना मुश्किल पॉसिबल था फादर को? मैं बस एक ही बात बोला, हमें 6 महीना समय दी। 6 महीना समय लिया फादर से और दूसरा बार अपलाइन से कोई बात नहीं किया। बस मन में सोच रहा था साला अगर सामने आता फोड़ देता, तो बुलाया था क्यों मुझे? छोड़ के जाना था और चला भी गया तो मेरे फादर को डिस्टर्ब करने जाके, हमें तो शांति से काम करने दो। ये सारा मैटर क्लियर हुआ, फिर मैं काम करना स्टार्ट किया। बहुत मोटिवेट था कि मुझे स्टार्ट इस महीने में सिल्वर का प्रमोशन क्वालिफाई करना है। मैं काम करना शुरू किया, मेरे 2-3 दोस्त एक साथ में तैयार हो गया दोस्तों इस काम को करने के लिए। चलिए मैं थोड़ा अपना ये बोला ना पार्ट आपको शेयर करता हूँ। कहते हैं ना 2 तरीके से सीख सकते हैं, या दूसरे की गलती देख लो या खुद गलती करके सीख लो। नो आपका चॉइस है। थोड़ा एक पार्ट शेयर करते हैं। मैं काम करना स्टार्ट कर दिया, मेरा एक साथ में 2-3 दोस्त इस काम को करने के लिए बहुत एक्साइटेड हो गया। मेरे बात सुन के मैं फोन में कुछ नहीं बोला कि बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यार, कम से कम हमारा 1 साल पहले मिल जाता और मजा आ जाता। दोस्त बोला क्या काम मिल गया, सर हमारा भी काम लगा दो। मैंने बोला ठीक है, बात करके बताएंगे। और एक साथ में मेरा 3 दोस्त तैयार हो गया और मैं उन सभी का डेट लगा दिया। 22 तारीख को 2 का लगाया और 23 तारीख को 1 का। लेकिन 3 लोग एक साथ में क्या काम किया, 21 तारीख को ट्रेन में लगे और 21 तारीख को 3 लोग एक साथ में आ रहा है, 2 लोग एक साथ और 1 अलग से आ रहा है। और 2 लोग जो एक साथ है उन्हें मैंने बताया था सिर्फ तुम्हारे लिए 2 ही वैकेंसी है, और जो एक अकेला था उसको बताया था तुम्हारे लिए सिर्फ सिंगल ही वैकेंसी है। स्टेशन में आया, रिसीव किया, उनमें से जो अकेला सिंगल आ रहा था लड़का, वो थोड़ा ना ग्रेजुएट और स्मार्ट भी था। वो लड़का स्टेशन में आके मुझे बोलते नाजिम तुमने बोला मेरे लिए 1 वैकेंसी है, तो इन लोगों को फॉर्म कैसे मिला? अब मैं परेशान हो गया, सर क्या जवाब दे इसका। मैंने इसको समझाया, सर से बात करवा के इसका मैंने सेटिंग किया। मैं 3 लोगों को रूम में लेके आया, रूम में आके नाश्ता वगैरह किया। और जो पढ़े लिखे लड़का था ना, एक बार किचन में जा रहे हैं, एक बार दूसरे रूम में जा रहे हैं, एक बार किसी का डायरी खोल के देख रहे क्या लिखा हुआ है। मैंने बोला आराम से बैठिए ना। उसको ऑफिस में लेके गए 3 लोग, 2 लोग बहुत मोटिवेट था, लेकिन जो पढ़े लिखे लड़का था ना, टीवी के सामने में आके यूट्यूब में मैं आपको 8 बोतल पिला देता हूँ, आप छत से कूद कर दिखाइए। खुले आम झूठ बोल रहा है। क्लोजअप का एड रणवीर कपूर देता है, आता है ब्रश के ऊपर में पेस्ट डालता है और जब ब्रश करना शुरू करता है तो आसपास में साला 4 लड़के डांस करना शुरू कर देता है। क्या ब्रश करने से लड़के डांस करता है? कभी कोई आपके पास में डांस किया है? अगर आप ब्रश किए होंगे तो 4 को मच्छर आपको जरूर काटा होगा। खुले आम आके झूठ बोल रहा है। बिजनेस का जो नींव होता है ना मेरे भाई, वो तारीफ है। कभी अगर आप कपड़ा खरीदने के लिए गए होंगे, कपड़े का व्यापारी आपके पीठ में कपड़ा ला के बोलता है बहुत खूबसूरत लग रहा है, इतना तारीफ करता है कि आप ले लेते हैं और रूम में जाके अफसोस करते हैं काश मैंने बेकार ले लिया, अच्छा नहीं था। पूरा दुनिया तारीफ कर रहा है। अभी मेरा सवाल आपसे है, क्या हम लोग RHI का तारीफ नहीं कर सकते हैं? क्या हम नहीं बोल सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में क्रांति RHI है? क्या हम नहीं बोल सकते हैं कि RHI का जो प्रोडक्ट है
वो बेस्ट प्रोडक्ट है। यार हम नहीं बोल सकते हैं कि आरएचआई का बिजनेस प्लान जो है पूरे इंडस्ट्री के अंदर में टॉप और नंबर 1 बिजनेस प्लान है। क्या हम चिल्ला के नहीं बोल सकते हैं कि हम जिस फ्रेंचाइजी में काम करते हैं हमारा फ्रेंचाइजी आरएचआई में नंबर 1 फ्रेंचाइजी है। यार क्यों ना तारीफ करे आरएचआई का, एक बार नहीं चलो 100 बार तारीफ करने के लिए तैयार है, क्योंकि आरएचआई वो जगह है जहां से ऐसे गरीब परिवार का बच्चा है जो साइकिल खरीदने का औकात नहीं था, आज 15-20 लाख का 4 चक्का लेके घूम रहा है। यार एक बार नहीं चलो 100 बार तारीफ करने के लिए तैयार है। इस बात से नेगेटिव है आप? किसने बोला सर हम खाने से नेगेटिव है? यार क्या जिंदगी भर तक खाना है? क्या जिंदगी भर तक नीचे सोना है? मुझे एक बात पता है कि 40 साल मर मर के जीने से बेहतर है साला 4 से 6 मैंने स्ट्रगल कर लिया, मेहनत कर लेंगे। यार नीचे सो लेंगे, सोयाबीन खा लेंगे, यार भूखे रह जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कल रात को मेरा बड़जेश सर से बात हो रहा था। बड़जेश सर बोला कि नाजिम सर हमारे टाइम में हम लोगों ने कितना स्ट्रगल किया और ऐसे भी दिन गुजारे हैं कभी खाना नहीं खाए, भूखे रह गए हैं, लेकिन काम को छोड़ने का नाम नहीं किए। लेकिन आज के डेट में बड़े सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर नाजुक हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम परेशानी आए खाने के लिए, रहने के लिए, वो मन बना लेता है, छोड़ देते हैं। क्यों यार ऐसा है? सोच को बदलना पड़ेगा। या जिंदगी भर तक मरना है बाहर में जाके, या कुछ महीने स्ट्रगल करना है, ये आपका चॉइस है। मुझे याद है जिस रूम में रहते थे उत्तर प्रदेश में, उस रूम में ना नीचे प्लास्टर था ना ऊपर में प्लास्टर था, प्रॉपर तरीके से रूम में खिड़की भी नहीं था। पर डे 6 से 7 घंटा बिजली भी नहीं रहता था। यार बंगाल का नाश्ता खाना अलग है, यूपी का नाश्ता खाना अलग है, लेकिन ये सोच के मेहनत किए कि आज इंपॉर्टेंट ये नहीं कैसा लाइफ है, इंपॉर्टेंट ये है कि कल मेरा लाइफ कैसे होने वाला है, कल मेरा जिंदगी कैसे होने वाला है, कल मेरे बस में क्या आने वाला है। और आज बिलीव मी मेरे भाई, एक टाइम में नीचे सोते थे, नीचे बैठ के खाते थे, और आज इसी दुर्गापुर में रहते हैं। मेरा 5th फ्लोर में फ्लैट है और सीढ़ी से चढ़ के जाना नहीं पड़ता है, लिफ्ट है। स्विच दबाते हैं आराम से ऊपर चले जाते हैं, फिर स्विच दबाते हैं आराम से नीचे चले आते हैं। एक दिन 1.5 किलोमीटर पैदल चले थे, और आज इस आरएचआई की वजह से गर्मी में यार एसी का गाड़ी के अंदर में मजा ले रहे हैं। आपको क्या चाहिए? आज इंपॉर्टेंट चाहिए या कल इंपॉर्टेंट चाहिए? नाउ चॉइस इज योर, आपका चॉइस है। एक बार मेहनत करना है, एक बार स्ट्रगल करना है, लोग देख के आपको सलूट करेगा। और स्पेशली इस मीटिंग में जितना भी लड़का बैठे हुए हैं, मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा, समाज साला बहुत बेरहम है। आज के टाइम में इंसान का इज्जत नहीं करता है। इंसान सिर्फ आपका पोजीशन और आपका वक्त का इज्जत करेगा, और इस 2 चीज को बढ़िया बनाना बहुत जरूरी है। आज के डेट में एक लड़का का वैल्यू डिपेंड करता है कि साला महीने का कमाता कितना है। डोंट बी इमोशनल होके लड़की वाला स्टोरी मत डालो फेसबुक में, व्हाट्सएप में। अपना दर्द को किसी को मत दिखाओ, अपने दर्द को पालना सीखो। एक हमारे सीनियर सप्लाइन है, बोलते हैं कामयाबी दर्द के कोख से जन्म लेता है। अगर दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो तो कामयाबी का सपना मत देखो। कामयाबी और आजादी हमेशा त्याग मांगता है, त्याग बलिदान देना पड़ेगा, दर्द को बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक आपको छोटा सा मैं वाकया सुनाता हूं। एक इंसान का जो दर्द को बर्दाश्त करने का जो क्षमता है ना, वो आपका 45 डेसिबल का है। जैसे लिक्विड को नापा जाता है लीटर में, वेट को मापा जाता है आपका किलो में, भारी सामान को, ऐसे जो दर्द है ना, पेन है ना, जो बॉडी में तैयार होता है, उसे डेसिबल में नापा जाता है। और बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। एक इंसान का दर्द बर्दाश्त करने का जो क्षमता है वो 45 डेसिबल का है। मतलब किसी इंसान को अगर मारा जाए बेरहमी से, अगर 45 डेसिबल से ज्यादा दर्द बॉडी में तैयार हो जाए तो उसका जो नर्वस सिस्टम है ना, ब्रेक डाउन हो जाता है, उसका हार्ट कोलैप्स हो जाता है, पंप करना बंद कर देता है और इंसान मर जाता है।
लेकिन मैं आपके नॉलेज के लिए शेयर करता हूँ। पता है, आपका माँ और मेरा माँ जब मुझे जन्म दे रहा था, एक औरत जब कोई बच्चा है और बॉडी के अंदर में जो लेबर पेन तैयार होता है, उस टाइम में जो पीड़ा तैयार होता है, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट वो 57 डेसिबल का होता है। जस्ट फील करो आप थोड़ा सा, आपका माँ और मेरा माँ मुझे जन्म देने के टाइम में 57 डेसिबल का दर्द को कैसे बर्दाश्त कर, कैसे झेल लिया, और यही सोच के बर्दाश्त किया था कि अगर मैं इस दर्द को बर्दाश्त नहीं करूंगा तो मेरा जो बेटा है ना दुनिया को देख नहीं पाएगा। और दर्द को बर्दाश्त करने के बाद जब इस दुनिया में आप और हम आए हैं, हमारा चेहरा देख के मेरा माँ ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। क्या उस माँ के लिए थोड़ा सा हम तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं? क्या उनके चेहरे में थोड़ा सा हंसी लाने के लिए रिजेक्शन को फेस नहीं कर सकते हैं? क्या थोड़ा सा स्ट्रगल नहीं कर सकते हैं? उस माँ के चेहरे में खुशी लाने के लिए ये नाज़िम एक बार नहीं 1000 बार ऐसे दर्द को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। उनके चेहरे में मुस्कुराहट लाने के लिए अपने आप को जलाना पड़े, जलाने के लिए तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपने परिवार के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हैं? थोड़ा सा दर्द को बर्दाश्त कर सकते हैं? बिलीव मी मेरे भाई, अगर थोड़ा सा दर्द को बर्दाश्त कर लेंगे, कल जाके जब डायमंड बनेंगे, सफायर बनेंगे, क्राउन बनेंगे, कोई खुश हो ना हो आपके परिवार के अंदर में, आपका माँ बाप आपको देख के ना मुस्कुराना शुरू कर देगा। और उस मुस्कुराने का जो कीमत है कोई कभी पैसे से अता नहीं कर पाएगा। एक बार कामयाब बनिए, कामयाब बनना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है इस इंडस्ट्री से इतने शॉर्ट टाइम में हमने जो किए हैं, बाहर में अगर 20 साल भी भाई, इसके आसपास में भी मैं भटक नहीं पाता। अभी रिसेंटली पिछले महीने में 27 को मेरे सिस्टर का शादी हुआ है। आज से 7 साल पहले, 5 साल पहले मेरे माँ टेंशन में रहते थे कि अपने बेटी का शादी कैसे कराएंगे। क्यों? क्योंकि जब परिस्थिति खराब हुआ था, मेरे माँ ने सारे जेवर बेच दिया था, अपना पापा को पैसा दे दिया था, सोना नहीं था। लेकिन आज वही बहन का शादी 27 तारीख को बड़े धूमधाम के साथ में हुआ है। कोई टीना का अलमारी, कोई टीना का शोकेस नहीं दिए हैं, उसका रूम में बढ़िया से 2 लाख का इंटीरियर का काम करवा के दिए हैं। और जो सामान दे दिए हैं, जिंदगी भर तक यही बोलेगा कि किसी का भाई हो तो ऐसा होना चाहिए। आपका भी बहन है, आपका इंतजार में है कि मेरा भाई गया है, कुछ करके आएगा, कमा के लेके आएगा, कल जाके मेरा शादी होगा। पता है आज सोने का कीमत क्या है? 99,000 10 ग्राम का रेट है यार। 10,000 20,000 कमा के आज के डेट में 2 कमरे का घर नहीं बना पाएंगे यार। बहन का शादी छोड़ दीजिए, बड़ा पैसा कमाना पड़ेगा। क्या बड़ा पैसा कमाने के लिए आप RHI में स्ट्रगल कर सकते हैं यार? 20,000 कमा के कितना बचा लेंगे? 10,000 बचा लेंगे। 10 साल काम करेंगे, 10,000 करके बचाएंगे, 12 लाख का बैलेंस होगा। आज के रेट में 2 कमरे का बढ़िया से घर बनाएंगे, कम से कम 14 से 15 लाख रुपया खर्चा है यार। 10-12 हजार 15 हजार कमा के बहन का छोड़ दो, आप अपना शादी के लिए टेंशन में रहेंगे कि कोई लड़की का बाप बेटी को मुझे देगा कि नहीं देगा। लेकिन आज आपको बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया है। दशरथ माँ जी को इंटरव्यू में पूछा जा रहा था कि तुम्हारे पास में इतना मोटिवेशन आता कहां से है? इतना तुम मोटिवेट कैसे हो जाते हो? गर्मी में, ठंडी में, बरसात में, हर मौसम में छेनी और हथौड़ी लेके यार पहाड़ काटने के लिए चले आते हो। कोई तुम्हें इंसेंटिव नहीं मिलता है, कोई तुमको इंसेंटिव नहीं दिया जाता है, कोई तुमको बैलेंस नहीं दिया जाता है, कोई पेमेंट नहीं दिया जाता है। तुम कैसे आ जाते हो? कैसे इतना मेहनत कर लेते हो? दशरथ माँ जी ने बोला मोहब्बत के वजह से। एक दिन ये मोहब्बत बीवी के साथ में था, आज ये मोहब्बत पहाड़ से हो गया है। साला जब तक तोड़ेंगे नहीं तो तब तक छोड़ेंगे नहीं। वैसे दशरथ माँ जी की तरह आपको कमिटमेंट लेना पड़ेगा बनने के लिए। कहते हैं अच्छे इंसान इतिहास पढ़ता है और पागल लोग इतिहास रचता है।
इतिहास रचना है, आपको अपना जो पैरामीटर्स है इसको तोड़ के जाना पड़ेगा। अमरिंदर सर एक बात बोलते हैं, अगर इंटरनेशनल प्लेयर बनना है तो होम पिच को साला छोड़ना पड़ेगा, बड़ा कुछ करना है तो बाहर निकलना पड़ेगा। और आज आप सभी के पास में, हमारे पास में सबसे बड़ी बात है, RHI मिल चुका है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल चुका है, सैकड़ों हजारों लोग कामयाब है, सबके पास में गाड़ी है, अपना घर बनाया है, अपना खूबसूरत लाइफस्टाइल जी रहा है। अगर इतने सारे लोग बना है तो आप लोग भी बनने के लिए तैयार हो जाइए। आज महीने का 9 तारीख हो चुका है और इस महीने का आपके पास में 21 दिन बचा हुआ है। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा प्लानिंग शेयर करूं, अगर 15 तारीख से पहले आप स्टार बन सकते ना मेरे भाई, तो आपका जितना भी अपलाइन है आपको सिल्वर बनाने के लिए अपना खून भी दे देगा। क्या 15 तारीख से पहले स्टार बन सकते हैं आप लोग? कितने लोग बन सकते हैं? पक्का? अगर 15 तारीख से पहले आप स्टार बन सकते हैं तो बिलीव मी, RHI के अंदर में इसी महीने में आपको डायरेक्ट सिल्वर का प्रमोशन लेने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। बनो मेरे भाई, 6 महीना 1 साल के अंदर में ऐसा क्रांति मचा दो कि जो छोड़ के गया है साला एक बार आप सोच तो कम से कम करे। क्या लगता है मुझे जो छोड़ के गया था, जब हम घर में जाते हैं क्या उससे मुलाकात नहीं होता है? तो मेरे सामने में नहीं आता है? आता तो है, लेकिन मेरा आंख से आंख नहीं मिला पाता है। मैंने शुरू में आपको बोला था, मेरे अपलाइन जो मुझे इनवाइट किया था वो इस काम को छोड़ के चला गया था। आज गुजरात में पाइपलाइन का काम करता है, फ्लैट में जो पानी का और गैस का पाइप लगता है ना, उसका काम करता है मेरे भाई। पता है कितना सैलरी है? 15,000 सैलरी है, 15,000 रुपया सैलरी है। 1 साल काम करे नॉन स्टॉप, छुट्टी ना लेके, तब जाके उसका 1 साल का इनकम होता है 1,80,000 का। पूरा का साल काम करे तो मैं आपको अपना सिर्फ एक सिंगल महीने के लिए आपको GST दिखा रहा हूं, कितना हम सिर्फ इनकम टैक्स दे सिंगल महीने में। 1 मिनट, चलिए देख पा रहे आप लोग? देखो नाम क्या आ रहा है, मोहम्मद नाजिम है और GST नंबर देखो मेरा नीचे में डाला हुआ है। और मैं आपको GST दिखा रहा हूं, सिर्फ एक सिंगल महीने का हमने कितना GST दिया है जो इनकम टैक्स है। 1,44,900 रुपये का सिर्फ एक सिंगल महीने का GST है और 16,000 रुपये का TDS है। यानी कि एक सिंगल महीने का सिर्फ हमने जो सरकार को इनकम टैक्स दिए हैं वो 1,60,000 का है। इनकम छोटी है। मेरे अपलाइन पूरा साल में जितना पैसा कमाता है उतना पैसा तो भैया RHI का क्राउन एम्बेसडर सरकार को इनकम टैक्स पेमेंट कर देता है। ये पावर RHI का है। मैं आज ही गूगल में सर्च कर रहा था, इंडिया के अंदर में जो 140 करोड़ का आबादी है, इनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो इनकम टैक्स देते हैं? तो गूगल ने आंसर किया ओनली 2% लोग हैं जो इनकम टैक्स देते हैं। 2% मीन्स 14 दुगुने 28। ओनली 2% लोग, 28 लाख लोग इनकम टैक्स देते हैं। और आज बड़े गर्व से कहते हैं कि साला हम RHI का डिस्ट्रीब्यूटर है। उस 28 लोगों में से भी एक नाम आता है मोहम्मद नाजिम का, जो प्रत्येक महीने में सरकार को 1,60,000 का इनकम टैक्स देता है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्या मुझे मेरा अपलाइन फंसा दिया है? क्या मुझे मेरा अपलाइन ने बर्बाद कर दिया है? क्या मुझे पानी में डुबा दिया है? अगर इसे फंसना कहता है तो एक बार नहीं साला 1,000 बार फंसने के लिए तैयार है। इसीलिए कहते हैं कि मत पूछो कि मेरे मंजिल क्या है,
अभी तो बस चलने का इरादा किए हैं, उम्र भर न हारेंगे हौसला, ये किसी और से नहीं अपने आप से वादा किए हैं। और ऐसे कमिटमेंट आपको अपने आप से करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं? पक्का। और मुझे पता है यहाँ पर बैठे हुए एक एक डिस्ट्रीब्यूटर अपने मन मन में सोच रहे हैं, सर अगर आए हैं आरएचआई में तो खाली हाथ घर नहीं जाएंगे, या तो साला हड्डी लेके जाएंगे या तो आरएचआई से नोटों का गड्डी लेके जाएंगे। एक मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी शेयर करता हूँ। एक दिन का बात है, एक ट्रेन में 10 साल का बच्चा पानी बेच रहा था। हर कंपार्टमेंट में जाके एक ही बात बोला था, पानी 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 पानी। एक पैसेंजर ने पूछा कि बेटा तेरा पानी का कीमत क्या है? तो लड़का ने बोला कि साहब 20 रुपया है। लेकिन पैसेंजर ने बोला कि हम 15 देंगे। लड़का ने बोला साहब 20 देना पड़ेगा। पैसेंजर बोला 15 देंगे। ऐसे 10 से 12 मिनट नेगोशिएट किया और लास्ट में जाके पैसेंजर ने बच्चे से पानी नहीं लिया और बच्चे जाते टाइम मुस्कुरा के चला गया। और बच्चा मुस्कुरा के गया तो ये देख के पैसेंजर बड़ा परेशान हो गया कि मैंने इसका पानी नहीं लिया तो मुस्कुराया क्यों? इसको तो गुस्सा होना चाहिए था। वाकई में कभी कभी हमारा जब गेस्ट आता है ना, वो काम नहीं करता है तो आपको लगता है साला इतना बढ़िया काम है, समझता नहीं है, एक थप्पड़ दे क्या गुस्सा हो जाते हैं ना। तो पैसेंजर सोच रहा था गुस्सा क्यों नहीं, मुस्कुराया क्यों? पैसेंजर बच्चे के पीछे पीछे चला गया और कंधे में हाथ रख के बोलता, बेटा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दे। 10 मिनट तुझसे बात किया, नेगोशिएट किया, परेशान किया, लेकिन मैंने तेरा पानी नहीं लिया, लेकिन तू जाते टाइम मुस्कुरा के क्यों चला गया? तो बच्चा फिर से जवाब देता है, साहब मुस्कुराने के पीछे वजह तो बहुत सारा है, लेकिन इतना समझ लीजिए जिससे प्यास लगी हो वो कभी कीमत नहीं पूछता है। और ये सच बात है, जिसे प्यास लगी हो ये तो कीमत नहीं पूछेगा। आप में से यहाँ पर बैठे हुए हैं जिसका प्यास है, जिसे वाकई में अपने आप को आगे लेके जाना है, वो यार कभी प्यास नहीं पूछेगा, वो कभी कीमत नहीं पूछेगा, वो कभी नहीं देखेगा कि आज हम कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। उसका एक ही सपना है कि डायमंड 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 एनी हाउ डायमंड बनना है। लेकिन याद रखना, कहते ये मांझी तेरे कश्ती के तलबगार बहुत हैं, इस पार कुछ है तो उस पार बहुत कुछ है। और जिस शहर में खोला है तो शीशे का दुकान, उस शहर में साला पत्थर के खरीदार बहुत हैं। सूरज की तरह चमकना है तो बाबू जलना भी तो सूरज की तरह पड़ेगा। अगर चमकना चाहते हैं जलना पड़ेगा। कहते वो पत्थर कभी मूर्ति नहीं बना है जो पत्थर हथौड़ी और छेनी के वार को बर्दाश्त नहीं कर पाया है। जो बर्दाश्त किया है वो भगवान बना है, लाखों लोग पूजा करता है। आपको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, कर सकते हैं। और अगर आप सोचे आपका उम्र 19 साल है, 20 साल है, आप क्या करेंगे, लेकिन इतना समझ लेना एज जस्ट ए नंबर। आईपीएल में 14 साल का बच्चा साला इतिहास बना दिया है। सोच के देखो एक बार, दुनिया कहां से कहां चला गया है। बढ़िया से मेहनत कीजिए मेरे भाई, बहुत गजब का जगह मिला है। अपने आप को बहुत आगे तक लेके जाना है तो आपको आरएचआई में काम करना पड़ेगा। इतना याद रखना, आरएचआई आपको सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाएगा, आरएचआई आपको जिंदगी जीने का तरीका सिखा देगा कि लाइफ ऐसा नहीं, लाइफ को ऐसे भी जिया जा सकता है। आपका एक्सटर्नल इंटरनल चेंजिंग ला देगा। बड़े सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर या अप्लायंस से बता रहे थे कि सर मेरे परिवार में जमीन जायदाद बहुत थे, लेकिन मैंने फिर भी यह स्ट्रगल किया। क्यों? क्योंकि सर मुझे सिर्फ पैसे से मोहब्बत नहीं था, मुझे इस इंडस्ट्री में इज्जत और सम्मान बनाना था, अपना पहचान बनाना था। वाकई में अगर आप भी अपना इस तरह का सोच है, पहचान बनाना चाहते हैं, पैसा तो आएगा यार, पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, पैसा तो बोनस है, ये तो लेवल के साथ ऑटोमेटिक आएगा। लेकिन जो पर्सनालिटी आपको आरएचआई बना के देगा ना, बिलीव में मेरे भाई, कोई भी इंडस्ट्री आपको बना के नहीं दे सकता है, कोई भी आपको जगह बना के नहीं दे सकता है। आज से 1 साल बाद जिससे मिलेंगे ना, वो आपको देख के चौंक जाएगा, यार तेरे अंदर में इतना बड़ा परिवर्तन कैसा आ गया है। तो जवाब एक ही देना, साला हम राम नहीं, हम बजाज है। हम
मेरा वॉइस आ रहा है दीपक सर? हेलो। करना चाहूंगा। कहते हैं दोस्तों, शाम होने दे, सूरज का ढलना अभी बाकी है। शाम तो होने दे, सूरज का ढलना बाकी है। खुद लौट के आ जाऊंगा, पहले नाकाम तो होने दे। अरे दुनिया तो रोज ढूंढती है नए नए तरीके, अरे चाय वाले को बदनाम करने की। साला खुद बदनाम हो जाएंगे, पहले नाम तो होने दे। थैंक यू वेरी मच आप सभी को। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आप अपना कीमती समय निकाल करके हमारे सभी दोस्तों को कुछ सिखाएं सर। और मैं आप सभी से जानना चाहूंगा, ऑल आरएचआई कमांडो से, कि क्या दोस्तों कैसा रहा आज का मीटिंग। मुझे पता है कि आप जिस भी जोन से मेरे बात को सुन रहे हैं, आप पूरा जोश में हैं और आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। दोस्तों अब आपको लगने की जरूरत है और अभी से आप उठिए। आपको घूमना नहीं है, आपको कहीं मार्केट नहीं करने जाना, आपको सीधा उठना है और अपने लिस्ट डायरी पेन उठाना है और माइंडसेट कर लेना है कि जो सर के साथ आपने वादा किया कि 15 तारीख तक के मैं प्रमोशन ले लूंगा। तो दोस्तों एक एक लोगों को 15 तारीख के अंदर स्टार बनना है, जिन जो बिगिनर लेवल पे काम करते हैं। और अगर आप 15 तारीख के अंदर अगर आप स्टार बनते हैं तो बचे हुए 15 दिन के अंदर आप इस कंपनी में डायरेक्ट सिल्वर बन सकते हैं दोस्तों। तो अब लगा दीजिए आप पूरा जान, और जितने भी बात सर ने आपको सिखाया और आपने सुना, एक एक बात को हम सभी को अपने जीवन में अमल करना है और इस महीने में रिकॉर्ड ब्रेक बिजनेस करना है। बाकी थैंक यू वेरी मच। आज का मीटिंग यहीं पे एंड होता है। लव यू ऑल। जा रहे चाहिए। अरे कोई ऐसा बात चल रहा था जिससे नींद आएगा? नो सर। ऐसा कुछ चल रहा था? नो सर। जहाँ तक हमको लगा मीटिंग बहुत अच्छा था। यस सर। सर अपने बारे में बताएं, इस कंपनी के बारे में बताओ, आप इस जगह पे रह के बन क्या सकते हो और कर क्या सकते हो, ये बात बताइए। यस सर। यस सर। कैसा रहा मीटिंग? बहुत अच्छा।